वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम स्टडी करेंगे एंशिएंट इंडियन स्कल्पचर्स के तीन सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल्स, गांधारा, मथुरा और अमरावती। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं द ट्रिनिटी ऑफ इंडियन आर्ट। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। सवाल यह है कि इंडियन आर्ट में वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब बुद्धा को, जिनको पहले सिर्फ सिंबल्स जैसे कि उनके फुटप्रिंट्स या बोधि ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता था, पहली बार एक ह्यूमन फॉर्म, एक एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म दिया गया। यही वो सफर है जिसे हम आज समझने वाले हैं। और राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। अब जरा इस जगह के बारे में सोचिए। ये कोई आम जगह नहीं थी। ये एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट था, एक चौराहा जहां ईस्ट और वेस्ट आकर मिलते थे, सिल्क रूट और अलग अलग इन्वेजन्स की वजह से। और इसी संगम से एक बिल्कुल यूनिक हाइब्रिड आर्ट स्टाइल ने जन्म लिया। तो गंधारा स्कूल की बात करें तो ये पेशावर और अफगानिस्तान के इलाके में फला फूला। पैट्रनेज किसका था? कुशाना रूलर्स का। जो मटेरियल यूज हुआ वो शुरुआत में था ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन, बट टाइम के साथ आर्टिस्ट्स मड और स्टुक्को पे शिफ्ट हो गए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मड और स्टुक्को से ना डिटेलिंग बहुत ही फाइन हो जाती थी। और इसका कोर आइडिया बिल्कुल क्रांतिकारी, इंडियन थीम्स, खासतौर पर बुद्धिस्ट कहानियों को एक ग्रेको रोमन एस्थेटिक के साथ प्रेजेंट करना। तो सवाल यह है कि गंधारा बुद्धा आखिर दिखते कैसे थे? इसको समझने के लिए अपने दिमाग में एक हेलेनिस्टिक प्रिंस की तस्वीर बनाइए। डिटेल्स देखिए। वेवी हेयर हैं जो एक टॉप नॉट में बंधे हैं, जिसे कहते हैं उशनीशा। ये उनके एनलाइटनमेंट का सिंबल है। चेहरा देखें तो फीचर्स बहुत शार्प है, जैसे ग्रीक गॉड अपोलो के होते हैं। और एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत, स्पिरिचुअल। और कपड़े एक भारी रोमन स्टाइल टोगा पहना है, जिसके फोल्ड्स इतने रियल लगते हैं मानो अभी अभी पत्थर से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि जब बॉर्डर पर यह सब हो रहा था, ये ग्रीको रोमन स्टाइल चल रहा था, तब इंडिया के हार्टलैंड में क्या हो रहा था? वहां एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। एक तरफ था ग्रीको रोमन आर्ट, जिसका पूरा फोकस था रियलिस्टिक ह्यूमन एनाटॉमी, मतलब शरीर कैसा दिखता है, उसकी बाहरी खूबसूरती। और दूसरी तरफ एक पूरी तरह से इंडिजिनस यानी देसी आर्ट फॉर्म था, जिसका मकसद था भगवान की आत्मा, उनकी अंदरूनी शक्ति को दिखाना। तो चलिए अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं, यह देखने के लिए कि यह कैसे हुआ। तो चलिए अब फ्रंटियर्स से निकलकर चलते हैं सीधे यमुना नदी के किनारे, मथुरा। यह स्कूल बिल्कुल अलग था, 100% देसी, 100% इंडिजिनस। इसने इंस्पिरेशन के लिए बाहर नहीं देखा, बल्कि अपनी ही जमीन, अपनी ही परंपराओं में झांका। तो मथुरा स्कूल की पहचान क्या थी? इससे भी कुशाना रूलर्स का ही पेट्रोनेज मिला, लेकिन इसका ट्रेडमार्क था स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल। और इसका जो कोर आइडिया था वो तो सच में कमाल का था। ये एक ऐसी इंडिजिनस आर्ट फॉर्म थी जो एक दो नहीं बल्कि तीन बड़े बड़े रिलीजन्स के लिए काम कर रही थी। ये उस दौर के रिलीजियस प्लूरलिज्म का, उस सहनशीलता का एक बेहतरीन सबूत है। और यहां पर बुद्धा का डिपिक्शन देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। ये गंधारा के शांत, गंभीर योगी जैसे नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत, मस्क्यूलर और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए पावरफुल इंडियन गुरु हैं। एक ऐसी मुस्कान जो अंदर की खुशी, इनर जॉय को दिखाती है। ये कोई ग्रीक प्रिंस नहीं, बल्कि भारत के एक शक्तिशाली टीचर थे। अच्छा, मथुरा स्टाइल को पहचानने कैसे? कुछ खास बातें हैं। बुद्धा के सर के पीछे जो हेलो है, जिसे हम प्रभा मंडला कहते हैं, वो काफी बड़ा और खूब सजाया हुआ होता था। उनके आसपास अक्सर दो बोधिसत्वज होते थे, एक पद्मपानी जिनके हाथ में कमल का फूल है, और दूसरे वज्रपानी जिनके हाथ में वज्र यानी थंडरबोल्ट है। और हां, सबसे जरूरी बात, यहां रिलीजियस प्लूरलिज्म का सबसे साफ सबूत मिलता है। एक ही जगह पर बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म तीनों के लिए मूर्तियां बन रही थी। अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव हमें लेके चलता है साउथ में, डेक्कन के इलाके में। यहां के कलाकार सिर्फ देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं बना रहे थे, नहीं, वो तो पत्थरों में उनकी पूरी जिंदगी की कहानियां, पूरे नैरेटिव्स गढ़ रहे थे। तो अमरावती स्कूल डेवलप हुआ कृष्णा नदी के तट पर, और इसे संरक्षण दिया सतवाहना रूलर्स ने। यहां का मेन फोकस था नैरेटिव आर्ट यानी कहानी सुनाना।
कलाकारों ने बेहद खूबसूरत व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया जातक टेल्स को दिखाने के लिए। ये वो कहानियां हैं जो बुद्धा के पिछले जन्मों के बारे में बताती हैं। और अमरावती आर्ट की जान, उसका सिग्नेचर स्टाइल है त्रिभंगा पोस्चर। अब ये क्या है? ये एक डायनामिक पोज है जिसमें शरीर 3 जगह से मुड़ता है, गर्दन, कमर और घुटना। इससे एक ऐसी लहर, एक ऐसी मूवमेंट पैदा होती है कि मूर्तियां जिंदा लगती हैं, जैसे कोई ग्रेसफुल डांसर हो। तो आइए, अब जब हमने तीनों स्कूल्स की यात्रा कर ली है, इन तीनों को एक साथ रखते हैं और एक फाइनल आमने सामने का कंपैरिजन करते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें सारे की डिफरेंसेस बिल्कुल साफ हैं। मटेरियल कोई देख लीजिए, नॉर्थ के सैंडस्टोन से लेकर साउथ के चमकदार व्हाइट मार्बल तक। इन्फ्लुएंस देखिए, एक तरफ ग्रीको रोमन तो दूसरी तरफ 2 पूरी तरह से इंडिजिनस स्टाइल्स। और सबसे जरूरी, इनके पीछे की सोच, इनकी स्पिरिचुअलिटी। गंधारा में मिलते हैं शांत योगी, मथुरा में एक पावरफुल टीचर और अमरावती में पूरी जिंदगी की कहानियां। हर स्टाइल उस जगह के कल्चर और फिलॉसफी का आईना है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद आखिर इन सब का मतलब क्या है? ये सब आज भी इतना जरूरी क्यों है? इनका लास्टिंग इंपैक्ट, इनकी विरासत क्या है? देखिए, इसका नतीजा सिर्फ मूर्तियां बनाने नहीं था। इन स्कूल्स ने मिलकर एक विजुअल लैंग्वेज ऑफ फेथ, यानी आस्था की एक दृश्य भाषा तैयार की। उन्होंने तय किया कि बुद्धा और दूसरे देवी देवताओं को आखिर दिखाया कैसे जाएगा। और ये ऐसी भाषा थी जो फिर पूरे एशिया में फैल गई, सेंट्रल एशिया से लेकर जापान तक। और अब आखिर में छोड़ जाते हैं एक सवाल के साथ, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करे। आर्ट में सबसे टाइमलेस, सबसे अमर क्या होता है? गंधारा का रियलिज्म, मथुरा की अंदरूनी पावर, या फिर अमरावती की स्टोरी टेलिंग? ये एक ऐसी बहस है जो कल भी थी और आज भी है। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.